बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण हुई। और यहाँ पर आप परिस्थितियाँ लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1 सामाजिक परिस्थितियाँ, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग। प्रथम एस्टेट में पादरी आते थे, दूसरे एस्टेट में कुलीन एवं तृतीय एस्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर एवं नौकर आते थे। यह केवल तृतीय एस्टेट ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को चर्च को भी कर देना पड़ता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय स्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, आर्थिक परिस्थितियां, और यहाँ पर आप लिखेंगे सन 1774 में बुबू राजवंश का लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक एस्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉकआउट कर गए। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी। हेडिंग डालकर लिखेंगे फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी यानी कि अधिकतर के भोजन का जो मुख्य भाग था के भाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों नंबर 4 पर, दार्शनिकों का योगदान, और हेडिंग डालकर लिखेंगे 18वीं सदी के दौरान मध्यम वर्ग शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेष अधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों तक ही थी। ये विचार सैलून एवं कॉफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा तथा वाद विवाद के फलस्वरूप तथा पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट बच्चों, राजनीतिक कारण, और यहाँ पर लिखेंगे तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियो एवं आवेसिये के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया एवं शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेष अधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुष और महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना वास्तिल किले की जेल यानी कि सम्राट की निरंकुश शक्ति का जो प्रतीक माना जाता है उसमें जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। ठीक है,
तो इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों सम्राट लुई के बारे में, और यहाँ पर लिखेंगे सम्राट लुई 16वें एवं उसकी रानी मैरी एंतोइनेट ने अपने विलासितापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन बर्बाद किया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे, पूरा प्रशासन भ्रष्ट था और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। अपने पहले प्रश्न का उत्तर पॉइंट बनाकर लिखें, अच्छे से लिखें और उन्हें याद भी करें। इसके बाद फिर होता है शुरू आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूह को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया? समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी? आई बात समझ में? ये आपका प्रश्न था। उत्तर लिख सकते हैं आप बच्चों। तृतीय स्टेट के धनी सदस्यों यानी कि मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेष अधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर होता है शुरू तीसरा प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर पूछा है फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप वर्णन करेंगे बच्चों, किस प्रकार करेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत, और हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे कै ख गए में। सबसे पहले लिखेंगे कै, फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट ख, यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए। अगला पॉइंट है गै वाला, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। अगला है फिर घ, इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों के गणतंत्र के विचार का विकास किया। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट च, इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी। अगला पॉइंट है बच्चों, इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवादी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली के लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। ठीक है, फिर लिखेंगे जय, इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया, जो दैवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेष अधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे। अगला है फिर जय, राजा राम मोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही एवं उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलनों का प्रारंभ तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होना था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर होता है बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न आपका, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो आप जो उनकी सूची भी बनाएंगे और उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे विस्तार पूर्वक बच्चों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ इस प्रकार हैं। और यहाँ पर जो है फिर पॉइंट बनाकर आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा लिखेंगे समानता का अधिकार, तीसरा लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा लिखेंगे एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, फिर लिखेंगे सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, उसके बाद लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर लिखेंगे शोषण के विरोध अधिकार और यहाँ पर लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो
तो ये सब आपको अपने उत्तर में लिखना होगा बच्चों। चौथा प्रश्न था, उसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका पांचवा प्रश्न है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर्विरोधों से घिरे हुए थे? तो आप बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया है, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। ठीक है, और किस प्रकार से भरे पड़े थे यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, ख वाला, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। फिर लिखेंगे ग पॉइंट, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे अपने 5वें प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करें बच्चों। फिर आता है छठा प्रश्न है बच्चों, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर आप लिखेंगे, सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निदेशकों का प्रायः विधानसभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की एक समान पद्धति शुरू की। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हुई। आई बात समझ में। ये था नेपोलियन के बारे में। तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।